हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियो देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और शेयर जरूर करें। थैंक यू बहू। अनमोल और अनामिका भाई बहन थे। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। अनमोल के होने के 10 साल बाद अनामिका हुई थी तो वो अनमोल को बहुत प्यारी थी। वो उसकी हर इच्छा पूरी करता था। अपने मम्मी पापा से छुपकर उसकी हर जिद पूरी करता था। भैया, मुझे कॉलेज ट्रिप पर जाना है, 25,000 चाहिए। मम्मी ने तो मना कर दिया, पर आप तो मेरे अच्छे भैया हो ना, आप थोड़ी ना मना करोगे। इतना कहकर वो उसका एटीएम कार्ड उठाकर जाने लगती है। अनमोल उसे रोकता है। अरे रुक तो, ऐसे कैसे जल्दी कार्ड लेकर, पूछेगा कौन? हाँ। अनामिका डर जाती है कि शायद भैया आज गुस्से में है। वो डरते डरते उसका कार्ड वापस करने लगती है। अरे डर मत, इस कार्ड में लिमिट खत्म हो गई है, ये ले जा दूसरा वाला। और हाँ, 25,000 नहीं 40,000 निकाल लेना, और भी तो खर्चे होंगे ना तेरे। ये सुनकर अनामिका खुशी के मारे उछल पड़ती है और अनमोल को गले लगा लेती है। चल चल मक्खन मत लगा, जाकर चाय बना कर लेकर आ, मुझे अपना असाइनमेंट पूरा करना है। वो चाय बनाने चली जाती है और अनमोल अपने काम में लग जाता है। बस दोनों में ऐसे ही नोक-झोंक भी चलती थी और प्यार भी बहुत था। एक दिन सब बैठकर बातें कर रहे थे कि अब अनामिका की शादी कर देनी चाहिए। भाई वैसे तो अनमोल बड़ा है, पहले उसकी शादी होनी चाहिए। बात तो सही है, पर ये तैयार कहाँ है? भैया कर लो ना शादी, मैं भी कुछ दिन भाभी के साथ रहूंगी ना। नहीं बिल्कुल नहीं, शादी तो पहले तुम्हारी होगी और इस बात पर अब मैं कोई बहस नहीं चाहता। फिर तो इसके आगे कोई कुछ नहीं कह पाता और अनामिका के लिए लड़के की तलाश चालू हो जाती है। जल्द ही एक अच्छे घर में उसका रिश्ता तय कर दिया जाता है। शुरू शुरू में तो सब अच्छा होता है, पर फिर धीरे धीरे पता चलता है कि साहिल अनामिका का पति बहुत ही गुस्से वाला इंसान है। उसे बहुत ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। एक दिन अनामिका के घर पर। अनामिका, मैंने कहा था कि सोफे की जगह मत बदलना, तुमने ये सोफा यहाँ से क्यों हटाया? अनामिका डरते डरते जवाब देती है। वो उस तरफ पंखे की हवा नहीं आती है ना, इसलिए यहाँ कर दिया। अच्छा, एक तो मैडम को पंखे की हवा खानी है, सारा दिन घर पर पलंग ही तो तोड़ती हो, करती क्या हो? सोफा जहाँ था वापस वहीं रख दो। अनामिका डरते डरते सोफे वापस रख देती है। कुछ दिन वो अपने घर पर बिल्कुल नहीं बताती कि उसके साथ ससुराल में क्या हो रहा है। एक दिन अनामिका की मम्मी साहिल को खाने पर बुलाने के लिए फोन लगाती है, पर वो फोन उठाता ही नहीं, तो वो अनामिका को लगाती है। मैंने दामाद जी को फोन लगाया था, पर उन्होंने उठाया ही नहीं। मैं चाह रही थी कि तुम दोनों आज हमारे यहाँ खाने पर आ जाओ। अच्छा, इन्होंने फोन नहीं उठाया, मैं पूछती हूँ। अनामिका फोन चालू रखकर साहिल से पूछती है कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया। साहिल भड़क जाता है और उसे ये पता ही नहीं था कि फोन चालू है। मैं यहाँ खाली नहीं बैठा, बहुत काम है मेरे पास, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं। वो बोले जा रहा था तो अनामिका जल्दी से दूसरे कमरे में आ जाती है, पर तब तक उसकी मम्मी सारी बातें सुन चुकी थी। ये क्या सुना मैंने अनामिका? ये कैसे बात कर रहे थे तुझसे? ऐसे ही करते हैं या आज पहली बार हुआ है? नहीं मम्मी, इनके ऑफिस में ना बहुत काम है आजकल, चिड़चिड़े से ही रहते हैं। आप इस बार रहने दो, फिर कभी देखेंगे। पर सुनीता को खटका बैठ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सारी बात अनमोल को बताती है। क्या कह रही हो माँ? ऐसे बात कर रहे थे जीजू उससे? मैं कल ही जाता हूँ उससे मिलने। अगले दिन अनमोल उसके यहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ, फल और सबके लिए कपड़े लेकर जाता है। अनामिका भागी भागी उसके गले लग जाती है। वो अंदर साहिल को बुलाने जाती है, पर साहिल बाहर आता ही नहीं। वो उनकी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वरना आ जाते। अनमोल को लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सीधे साहिल के पास अंदर चला जाता है। साहिल उसे देखते ही बरस पड़ता है। तुम अंदर कैसे आ गए? मुझे नहीं मिला किसी से, एक तो कुछ दिया नहीं और बस आप घर में घुसे चले आओ। ज्यादा प्यार आ रहा है ना अपनी बहन पर, तो ले जाओ उसे अपने साथ ही। ये सब सुनकर अनमोल अपने गुस्से पर काबू करके वहां से चुपचाप चला जाता है और घर जाकर सारी बात अपने मम्मी पापा को बताता है। आज उस घर में मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा मम्मी। सुनीता और सुरेश उसे बहुत समझाते हैं, पर अनमोल को बहुत बुरा लगा था। वो ठान लेता है कि ना ही वो उनके घर जाएगा और ना ही वो अब उनको अपने घर बुलाएगा।
और होता भी यही है। न साहिल अपने ससुराल आता है और न ही अनमोल अपनी बहन के यहाँ। जल्द ही अनमोल की भी शादी हो जाती है। शादी में अनामिका अकेली आती है। साहिल उसके साथ नहीं आता। अनामिका एक रात रुकती भी नहीं। उसे साहिल ने उसी रात वापस आने को जो बोल दिया था। शादी के अगले दिन अनमोल की पत्नी स्मिता जब अनामिका को नहीं देखती तो वो उसके बारे में पूछती है। मम्मी जी, दीदी कहाँ है? अनमोल और सुनीता को समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दे। वो अनसुना कर देते हैं। कल जीजा जी भी नहीं दिखे, अकेली ही आई थी क्या दीदी? अरे नहीं, वो आए थे ना, उनको ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है ना, थोड़ा कमरे में रहना पसंद करते हैं, तो बस वहीं आराम कर रहे थे। स्मिता आगे कुछ नहीं पूछती और अपने काम में लग जाती है। जल्द ही भाई दूज आती है। मम्मी, आज हम दीदी के यहाँ जाएंगे या वो आएंगी? अनमोल को समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दे। देखो, मुझे बहुत काम है ऑफिस में, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तुम देख लो भाई। अरे ये क्या बात हुई, भाई दूज पर अपनी बहन के यहाँ नहीं जाओगे? अरे कोई बात नहीं, उसे काम होगा, मैं उसे ही बुला लेती हूँ। लाइए मम्मी जी, दीदी से मैं ही बात करती हूँ। स्मिता बड़ी खुशी खुशी अनामिका को फोन लगाती है। अब हाँ, जरूर आऊंगी, हम दोनों आएंगे। अनामिका बहुत खुश होती है कि भाभी ने फोन किया, क्योंकि अनमोल ने तो उससे बात करना ही बंद कर दिया था। वो साहिल को साथ चलने के लिए कहती है, पर हमेशा की तरह वो मना कर देता है। फिर वो भी अपने भाई के यहाँ नहीं जाती, क्योंकि अकेली जाती तो बातें होती। तो शादी के बाद पहली भाई दूज पर न अनमोल उसके यहाँ गया और न ही अनामिका अपने मायके आई। अब स्मिता को खटका होने लगता है। वो अपनी सास से बात करती है। माँ जी, सच सच बताइए, क्या बात है? भाई दूज जैसे त्योहार पर भाई बहन एक दूसरे का शगुन भी ना करे, ये तो सही बात नहीं है। ये सुनकर सुनीता की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बहू को पूरी बात बताती है। तो मम्मी जी, जीजा जी की वजह से हमने अपनी घर की बेटी से ही रिश्ता तोड़ दिया, आना जाना बंद कर दिया, ये बात तो सही नहीं है। अब आप देखिएगा मैं कैसे इन दोनों को वापस करीब लाती हूँ। स्मिता एक काफी समझदार लड़की थी। वो अगले ही दिन अनमोल को बिना बताए अनामिका के घर जाती है। भाभी को देखते ही अनामिका फूट फूट कर रोने लगती है। अरे दीदी, अब मैं आ गई हूँ ना, आप रोइए मत, चिंता मत कीजिए। ये बताइए, जीजा जी कब तक आएंगे? आती ही होंगी, तुम भी थोड़ा संभल कर बात करना, गुस्सा बहुत है इनमें। हाँ दीदी, आप मेरी चिंता मत करिए। दोनों चाय पी रहे होते हैं, तभी साहिल आता है। वो स्मिता को भी पहचान जाता है, पर कोई बात नहीं करता। स्मिता बिल्कुल बुरा नहीं मानती और उनसे मिलने अंदर जाती है। नमस्ते जीजा जी, कैसे हैं आप? मुझे पता है आपकी भी एक बहन है, ये मिठाइयाँ मैं उन्हीं के लिए लाई हूँ। बहन भाई का प्यार कुछ अलग ही होता है ना। स्मिता के मुंह से ऐसी प्यार भरी और नाजुक बातें सुनकर जैसे साहिल का सारा दबा गुस्सा काफूर हो जाता है। अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे कैसी जरूरत नहीं थी? अब कभी हम आए दीदी के यहाँ या फिर दीदी आएंगी तो खाली हाथ थोड़ी ना जाने देंगे हम। साहिल का दिल पिघलने लगता है। उसे अपने और अपनी बहन के बीच जो रिश्ता है उसकी प्यार भरी यादें सताने लगती है। स्मिता भाप जाती है कि साहिल का दिल पिघलने लगा है। अरे, अपनी बहन की बातें करते करते तो आपकी आंखें भर आई। ऐसा करिए ना, दीदी से बात कर लीजिए, उनको और जीजा जी को बुला लीजिए। साहिल अपनी बहन को फोन करता है और बहन बहनोई को घर बुलाता है। दोनों घर आते हैं, खूब हंसी मजाक चलता है। स्मिता और अनामिका सब संभाल लेती है। थोड़ी देर में वो दोनों चले जाते हैं। साहिल का सारा गुस्सा जैसे गायब हो चुका था। चलिए जीजा जी, अब आप भी हमारे घर चलिए। मेरा बहुत मन है कि मैं आपको अपने हाथ का खाना खिलाऊं। देखिए तो सही, आपकी पसंद का बनाना आता भी है या नहीं। अनामिका के घर का माहौल भी हल्का हो जाता है। स्मिता ने साहिल का दिल जीत लिया था। वो उसकी बात मानकर अनामिका को लेकर पहली बार अपने ससुराल आता है। अनमोल को इस बारे में कुछ नहीं पता था। जब वो ऑफिस से आता है और अपनी बहन और जीजा को देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है। दोनों लिपट जाते हैं। साहिल और अनमोल भी बहुत अच्छे से मिलते हैं। फिर सब एक साथ खाना खाने बैठते हैं और साहिल और अनामिका अपने घर चले जाती हैं। बहू, आज तो मैं तुम्हें जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। तुमने भाई बहन के बीच की दूरियां मिटा दी। गणेश चतुर्थी आने वाली थी और देवयानी जी की बहू मंजरी इस त्योहार को लेकर बहुत खुश थी।
देवयानी जी के घर में गणेश जी की पूजा और बाकी के त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते थे। अरे बहू रानी, सब तैयारी तो कर ली है ना? इतने दिन से तो त्योहार की खुशियां मना रही थी। जरा मुझे भी बता, तूने क्या क्या तैयारी की है? मम्मी जी, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। प्रसाद और भगवान की पूजा कहाँ पर करनी है, उन्हें कहाँ पर स्थापित करना है, सब कुछ डिसाइड कर लिया है। अब तो बस गणेश जी की प्रतिमा लाना बाकी है। उस बात की चिंता मत कर, मैं कल ही तुम्हारे ससुर जी के साथ बाजार जाकर एक सुंदर सी मूर्ति ले आऊंगी गणेश जी की। ठीक है मम्मी जी, ये काम आप कर देना। फिर देखना, हमारे घर भी गणपति बाप्पा बड़ी धूमधाम से आएंगे। त्योहार आने में अभी 2 दिन बाकी थे। शाम के वक्त, मम्मी जी, मैं जरा अपनी सहेली के घर जाकर आती हूँ, कुछ जरूरी काम था। लौटते में बाजार से सब्जियां भी लेती आऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा। मंजरी अपनी सहेली के घर पहुंचती है। उसकी सहेली कहती है, अरे आओ आओ, मैंने ना तुम्हें बहुत जरूरी काम से अपने घर पर बुलाया था। अच्छा बताओ, ऐसी क्या वजह है जो अचानक तुम्हें मुझे यहाँ बुलाना पड़ा? देखो मंजरी, मैं खुद से ही मिट्टी लेकर आई और मैंने उससे गणेश जी बनाए। वो तो ठीक है, पर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? बाजार में देखती इतने सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियां मिल रही हैं। वही तो तुम समझ नहीं रही हो। अरे बाजार में जो मूर्तियां मिलती है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। जानती हो कितना नुकसान पहुंचाती है हमारी नदियों को। अरे हमें क्या, सारी दुनिया ही तो ये सब करती है। एक अकेले तुम्हारे और मेरे मिट्टी के मूर्ति काम कर लेने से कौन सी नदियों का नुकसान पहुंचना कम हो जाने वाला है? बस यही समझाने के लिए तुम्हें अपने घर बुलाया था। देखो, मैं तो कहती हूँ तुम भी अपनी मूर्ति खुद से बना लो। अरे नहीं नहीं, मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। कौन इतना काम करे? वैसे भी ससुराल में काम कम है क्या? और मेरी सासू माँ ने तो सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी है। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तो चाहती थी कि इस बार तुम भी अपने गणेश जी खुद ही बना लेती। इसके बाद मंजरी वापस अपने घर लौट जाती है और घर लौटकर ये बात अपने पति महेश को बताती है। जानती हो, मेरी सहेली मुझसे मिट्टी के गणेश बनाने के लिए कह रही थी। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तुम्हें अपनी सहेली की बात मान लेनी चाहिए थी। अरे लेकिन उसमें कितनी मेहनत लगती है और कितने सारे काम करने बाकी हैं अभी। अच्छा तो फिर ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन सुबह के वक्त मंजरी गाय को खाना देने के लिए अपने घर से बाहर आती है। उसे अपने घर के पास सड़क पर दूर खड़ी एक गाय नजर आती है। मंजरी उसके पास खाना देने गई। उसने देखा कि गाय वहां सड़क पर पड़े प्लास्टिक के डिब्बे को चबा रही थी और देखते ही देखते वो डिब्बा गाय के गले में जाकर अटक गया। अरे कोई मदद करो, देखो ये गाय मर जाएगी, इसके गले में प्लास्टिक का डिब्बा अटका है। अरे बहन जी, ये तो रोज का काम है, कोई ना कोई कचरा प्लास्टिक यहाँ वहाँ फेंक देता है और बेचारे इन जानवरों के लिए मुसीबत हो जाती है। तभी मंजरी की आवाज सुनकर उसका पति महेश वहां पर आ जाता है। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अजी देखो ना, इस गाय के गले में प्लास्टिक अटक गई है, किसी भी तरह से बाहर निकालो वरना ये बेचारी मर जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। महेश किसी तरह गाय के मुंह से प्लास्टिक का डिब्बा निकाल देता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपने बचा लिया, वरना मैं तो देख ही नहीं पाती। त्योहार से पहले अगर गौ माता की मौत हो जाती तो कितना बड़ा पाप पड़ता। न जाने कैसे लोग हैं, ऐसे ही सड़क पर प्लास्टिक डाल देते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा हुआ तुम दोनों ने उस गाय को बचा लिया, वरना कितना बड़ा पाप चढ़ता। चाहे काम कोई भी करे, लेकिन जानवरों को तकलीफ होती है ना, तो दिल बड़ा दुखता है। मम्मी जी, मुझे लगता है इसीलिए मेरी सहेली मुझे समझा रही थी कि हमें मिट्टी के गणेश जी बनाने चाहिए। अरे नहीं नहीं बहू, गाय को बचाने तक तो ठीक है, लेकिन अब ये नया झंझट मत पालो। अरे कौन बनाए मूर्ति, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती। अगर तुम बना सकती हो तो ही ये काम करना। बनानी तो मुझे भी नहीं आती मम्मी जी, लेकिन आज गौ माता की जो हालत दिखी ना, उसे देखकर लग रहा है कि मेरी सहेली बिल्कुल सही कह रही थी। माँ और मंजरी, तुम दोनों को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन क्या करने वाले हो आप? हाँ बेटा, जरा हमें भी तो बताओ क्या करने वाले हो। माँ, बस आप ना शाम तक का इंतजार करो, फिर देखना। मंजरी और देवयानी जी को कुछ भी समझ में नहीं आता।
लेकिन वो महेश के कहे अनुसार शाम होने का इंतजार करती है। शाम को जब महेश ऑफिस से लौटकर घर वापस आता है तो एक पैकेट में बहुत सारी गीली मिट्टी लेकर आता है। अरे महेश बेटा, इतनी सारी मिट्टी क्यों लेकर आए हो? माँ, ये इको फ्रेंडली गणेश जी बनाना था ना, इसलिए। हाँ, लेकिन बहू ने बताया था ना कि उसे बनाना नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता बेटा। माँ, मैंने उसका इंतजाम भी कर दिया है। वो भला कैसे? ये देखो, YouTube पर अच्छी तरह से दिखाया हुआ है कि मिट्टी से गणेश कैसे बनाना है। अब हम दोनों मिलकर मिट्टी के सुंदर से गणेश बनाएंगे और अपने एनवायरनमेंट की सुरक्षा करेंगे। YouTube का वीडियो देख देख कर महेश और मंजरी ने गणेश जी की बड़ी ही सुंदर सी प्रतिमा बना ली। मंजरी ने अपने मोहल्ले की कुछ औरतों को भी वहां पर बुला लिया और उन सब ने मिलकर गणेश जी की खूबसूरत प्रतिमाएं बनाई। अरे वाह बेटा, ये भी खूब रही। भला हो उस गौ माता का, जिसकी हमने जान तो बचाई, पर बदले में वो हमें कितना अच्छा ज्ञान देकर गई। बिल्कुल ठीक कहती है मम्मी जी। और देखिए तो, इस बार वाले मेरे भगवान हर बार के भगवान से कितने ज्यादा सुंदर है। इस बार तो गणेश